स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स। फैक्टर थियरी हम लोग ने अंडरस्टैंड की, जिसमें हमने सिंगल फैक्टर मॉडल एंड मल्टी फैक्टर मॉडल के बारे में स्टडी किया। लेकिन अब इस लेक्चर के थ्रू हम लोग का जो फोकस रहेगा वो रहेगा मल्टी फैक्टर मॉडल। ओके, मल्टी फैक्टर मॉडल्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट मल्टी फैक्टर्स हैं एंड कैसे वो हमारे स्टॉक प्राइसेस को, हमारे रिटर्न्स को और हमारे रिस्क को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? अब देखो, ये हम जानते हैं कि एक जो एसेट है उसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे रिस्क और रिटर्न को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारे टॉपिक में गिवन है, जिनको बोला गया है कि वो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि आप लिखते जाओ, इससे आपका पॉइंट्स भी बन जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में आता है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, नेक्स्ट इन्फ्लेशन एंड द लास्ट इज वॉलेटिलिटी। These three are the most important factors। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फैक्टर्स है, फैक्टर्स बहुत सारे हैं, बट इन तीनों को हमारे टॉपिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला गया है। क्लियर? चलो, ऐसे ही जनरल क्वेश्चन एक पूछता हूँ। अगर आपको वॉलेटिलिटी रिस्क नहीं चाहिए, अगर आप बोलते हैं कि मुझे वॉलेटिलिटी रिस्क नहीं चाहिए, तो आप क्या चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे? दो ऑप्शन है, या तो आप उन स्टॉक्स को परचेज करेंगे जिसकी वॉलेटिलिटी क्या हो, लो हो, या फिर अगर आपने शेयर परचेज़ किया हुआ है ना, अगर आपको लगता है कि वो बहुत वॉलेटाइल है, तो आप क्या परचेज़ करेंगे? आप पुट ऑप्शन परचेज़ कर सकते हैं। तो पुट ऑप्शन परचेज़ करने से आपको डाउन साइड सेफ्टी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वॉलेटिलिटी को मिटिगेट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है फार्मा फ्रेंच मॉडल। हमने CAPM पढ़ा था, जो हमें एसेट की रिटर्न देता था विच इज़ बेस्ड ऑन द मार्केट रिस्क। लेकिन फार्मा फ्रेंच मॉडल जो है ये हमें क्या देता है? ये भी हमें एसेट के रिटर्न के बारे में ही बताता है, लेकिन ये फैक्टर्स पे डिपेंड है। ये फैक्टर्स पे डिपेंड है। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है? बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि फर्म का जो साइज़ है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है, या फिर वैल्यू फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब ये वैल्यू क्या होता है, साइज़ क्या होता है, ये हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ के रखो। तो अब हम लोग दो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग ना वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। इसी के साथ साथ हम लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी समझेंगे। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो अब ये देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, या फिर कुछ ऐसे भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल होते हैं जो फर्म की साइज की बेस पर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फर्म साइज, या फिर मोमेंटम बेस्ड भी होते हैं, ये सब क्या है? हमारे इन्वेस्टमेंट स्टाइल है कि कौन कैसे शेयर में किस तरीके से कब इन्वेस्ट करना चाहता है। ये उसकी अलग अलग बेसिकली स्ट्रैटेजीज बोल सकते हैं या फिर स्टाइल बोल सकते हैं। चलो, तो वैल्यू और ग्रोथ समझने से पहले हम लोग एक चीज़ को समझते हैं, वो होती है उसकी बुक वैल्यू। जब हमें बुक वैल्यू समझ में आ जाएगी तब हमें आराम से वैल्यू और ग्रोथ भी समझ में आ जाएगी। अब देखो, बुक वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? बेसिकली जो भी कंपनी की टोटल एसेट्स होती है, टोटल एसेट्स, उसमें से जब हम लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो वो होती है कंपनी की बुक वैल्यू। मतलब सपोज़ करो आज मेरे पॉकेट में 100 रुपया है और मुझे लोगों को 30 रुपये रिटर्न करने हैं, तो मेरे 70 रुपये ये जो है ना, ये मेरे हैं, ठीक है। अब सपोज़ करो ये 70 रुपये मेरे हैं और ये 70 रुपये आज हमने 10 शेयर होल्डर के बीच में डिवाइड किया। मतलब हमने टोटल अभी तक 10 आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, तो एक शेयर होल्डर का कितना रुपया हुआ? एक शेयर होल्डर का हुआ 7 रुपया। क्लियर? तो जब हम लोग बोलते हैं कि बुक वैल्यू पर शेयर, एक शेयर का बुक वैल्यू क्या है? 7 रुपया। मतलब अगर सपोज़ करो कि ये कंपनी अगर मेरी आज लिक्विडेट हो जाती है, अगर आज बंद हो जाती है, तो शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले कितना रुपया मिलेगा? 7 शेयर। चलो, अब ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सपोज़ कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो 1000 रुपये है और कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो 200 रुपये है, तो 800 रुपया
कंपनी की टोटल नेट वर्थ हो गई एक तरह से, और कंपनी ने मार्केट में 200 शेयर्स को इशू करके रखा हुआ है। तो एक शेयर की बुक वैल्यू क्या हो गई? एक शेयर की वैल्यू हो गई 4 रुपये। मतलब कंपनी अगर आज लिक्विडेट होती है तो शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले 4 रुपया मिलेगा। अगर किसी शेयर होल्डर के पास 20 शेयर है तो उसको कितना रुपया मिलेगा? 80 रुपया मिलेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि वैल्यू स्टॉक कौन सा होता है और ग्रोथ स्टॉक कौन सा होता है। वैल्यू शेयर वो शेयर होगा जिसका शेयर प्राइस या तो हम लोग बोल सकते हैं लेस देन 4 होगा, या तो हम लोग बोल सकते हैं लेस देन 4 होगा, और बट नॉट मोर देन 8, अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज में हम उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू शेयर। लेकिन ज़्यादातर वो शेयर जिनकी वैल्यू 4 से कम है वही हमारे वैल्यू शेयर होते हैं। तो ग्रोथ शेयर क्या हो गए? वो शेयर जिसकी मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती है, सपोज 20 रुपये, 25 रुपया, 40 रुपया, मतलब रियलिटी में उसकी प्राइस तो 4 रुपये है, उसकी एज पर एसेट बैलेंस शीट 4 रुपये होनी चाहिए, लेकिन बाज़ार में शेयर भाव उसका 20 रुपये है। मतलब लोगों ने उसके फ्यूचर को बहुत अच्छी तरीके से बेट किया हुआ है और वो लोग बोलते हैं कि ये शेयर फ्यूचर में 20 रुपये का हो जाएगा। मतलब लोग उस पर बहुत बेटिंग कर रहे हैं कि इस शेयर का दाम बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू शेयर है ये बुक वैल्यू से कम पे ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन लोग के अभी फोकस में नहीं आए, लोगों को अभी उस पर उतना ध्यान नहीं है, इसीलिए वो अभी चल नहीं रहा है। जब लोग इस पर अटेंशन देंगे, लगेगा कि हाँ ये शेयर भी अब बहुत अच्छा वर्क करने वाला है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तब क्या होगा? धीरे धीरे इसका शेयर का दाम भी बढ़ जाएगा, तब ये वैल्यू से ग्रोथ शेयर बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वैल्यू शेयर कौन सा होता है और ग्रोथ शेयर कौन सा होता है। अब जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है। इन्वेस्टमेंट के दौरान हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ग्रोथ स्ट्रैटेजी। वैल्यू ग्रोथ स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम लोग जो वैल्यू शेयर है उसको तो हम लोग बाय करते हैं और जो ग्रोथ शेयर है उसको सेल करते हैं। ये हमारी वैल्यू ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है। और ये जो स्ट्रैटेजी है वो इसीलिए क्योंकि हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जो वैल्यू स्टॉक है वो आउट परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ शेयर। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ग्रोथ कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के पास। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसमें हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करेंगे और उससे हम लोग ये देखेंगे कि सपोज़ अगर इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन में बहुत सारे हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जैसे कि लार्ज स्टॉक्स, स्मॉल स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड, हाई यील्ड बॉन्ड। रिसेशन में वो सब कैसा परफॉर्म करते हैं और एक्सपेंशन में वो सब कैसा परफॉर्म करते हैं, या फिर अगर इन्फ्लेशन लो होता है तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं और इन्फ्लेशन अगर हाई होता है तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ में दो ऑप्शन पॉसिबल है। एक तो हमारा रिसेशन, मतलब जब मंदी का माहौल आता है, और एक एक्सपेंशन, जब मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रोथ मोड में रहता है। तो जब हमारा रिसेशन होता है तब हमें पता है कि हमारे जो इक्विटी पार्ट है, चाहे वो लार्ज कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, दे परफॉर्म वर्स्ट। तो यहाँ पर वर्स्ट साइन रहेगा। और जब रिसेशन में रहता है तब सबसे अच्छा अगर कोई परफॉर्म करता है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स परफॉर्म करते हैं। और जो हाई यील्ड बॉन्ड रहते हैं वो दोनों में ही इक्वल परफॉर्म करते हैं, चाहे वो रिसेशन हो या फिर एक्सपेंशन हो। ठीक है। और जब एक्सपेंशन होता है तब ये दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो हमारा इक्विटीज़ है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है और जो हमारा बॉन्ड्स है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं देता है, लेकिन सपोज़ करो ये आपको 8% ही एक लिमिटेड रिटर्न देगा, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं देगा। लेकिन जब एक्सपेंशन होता है तो ये आपको 8 का 18% भी रिटर्न दे सकता है। क्लियर। तो इक्विटीज़ कब परफॉर्म वेल करता है? एक्सपेंशन के दौरान। बॉन्ड्स कब अच्छा परफॉर्म करता है? रिसेशन के दौरान। और जब हम लोग हाई यील्ड बॉन्ड की बात करते हैं तब वो, चाहे वो रिसेशन हो
चाहे वो एक्सपेंशन हो, वो बराबर जैसा ही रहता है। क्लियर। अब अगर मैं, ये तो बात हो गई रिटर्न की कि रिटर्न किस में कब कितना कैसा मिलता है। अगर मैं बात करूं वॉलेटिलिटी की, तो वॉलेटिलिटी हाई कब होती है? जब रिसेशन होता है, जब रिसेशन होता है तब वॉलेटिलिटी हाई होती है, तब वॉलेटिलिटी हाई होती है, चाहे वो स्टॉक्स हो या बॉन्ड्स हो, वॉलेटिलिटी सब में हाई होगी। रिटर्न कहाँ हाई कहाँ लो, क्लियर हो गया। लेकिन जो वॉलेटिलिटी है वो कहाँ पर हाई मिलेगी आपको? रिसेशन में। क्लियर। रिसेशन में आपको वॉलेटिलिटी हाई मिलने का कारण क्या होता है कि हर इंसान बाय सेल, आज किसी के पास पैसे नहीं है, वो क्या करेगा? शेयर बेच के अपना काम चलाएगा। तो उससे क्या होता है, मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आ जाती है। अगर आज उसको पैसे चाहिए तो वो किसी भी पॉसिबल रेट में अपने स्टॉक को लिक्विडेट करेगा ही करेगा। बहुत सारी कंपनीज अपने शेयर को लिक्विडेट करेगी, म्यूचुअल फंड अपने आप को लिक्विडेट करेंगे। तो लिक्विडेट करने के लिए क्या होता है, किसी भी भाव पे आपको वो शेयर बेचने हैं, तो उसके वजह से मार्केट में एक हाई वॉलेटिलिटी आ जाती है। अब अगर मैं, ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि इन्फ्लेशन में क्या होता है। तो इन्फ्लेशन के दौरान हमारा चाहे स्टॉक हो या बॉन्ड हो, अगर मेरा इन्फ्लेशन जो है वो हाई है और लो है, दो ऑप्शन है। जब हाई इन्फ्लेशन होता है तो सब का सब एकदम बेकार परफॉर्म करता है, और जब लो होता है तो सब का सब एकदम अच्छा परफॉर्म करता है। क्लियर। चाहे वो बॉन्ड हो चाहे वो इक्विटी हो। और जब हाई इन्फ्लेशन रहता है तो उसी टाइम जो वॉलेटिलिटी भी है, वॉलेटिलिटी भी हाई होता है। ड्यूरिंग द हाई इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी आर हाई एंड रिटर्न्स आर लो। क्लियर। अब बात आती है कि सर बॉन्ड्स क्यों खराब परफॉर्म करते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। बॉन्ड्स का खराब परफॉर्म करने का एक रीज़न है। क्या रीज़न है, ये देखो। बॉन्ड्स का एक फ़िक्स पेमेंट होता है, ठीक है, आपको एक फ़िक्स पेमेंट मिल रहा है, लेकिन जो बाहर में जो अब एक्सपेंसेस है वो तो इंक्रीज़ हो गए बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन होने के वजह से बाहर जब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए और आपकी इनकम वही एक फिक्स्ड है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड को अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। एक बॉन्ड 8% में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब लोगों का एक्सपेंसेस बढ़ गया, बाहर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गए, तो अब 8% मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे, इसीलिए बॉन्ड्स भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। क्लियर। तो जो बॉन्ड्स का जो रिटर्न है वो कम हो जाता है। क्लियर। इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं वॉलेटिलिटी के पास। वॉलेटिलिटी, चलो, अगर वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है या वॉलेटिलिटी लो हो सकती है, तो इक्विटी के केस में तो सेंस एकदम इजी है। वॉलेटिलिटी एंड द इक्विटी रिटर्न्स आर inversely proportional. If volatility will rise, return will fall. If volatility will fall, return will rise. अब इसको हम लोग समझते हैं एक्चुअली ये है क्या। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ लेवरेज इफेक्ट। ये क्यों होता है कि हाई वॉलेटिलिटी में रिटर्न कम क्यों होता है, तो उसके लिए वर्ड है लेवरेज इफेक्ट। आज अगर मैं कंपनी बैलेंस शीट की बात करूं तो उसमें जो डेप्ट है, डेप्ट इट विल रिमेन सेम, चाहे वॉलेटिलिटी हाई हो या लो हो। बट अगर मैं कंपनी बैलेंस शीट की इक्विटी पोर्शन की बात करूं तो इक्विटी पोर्शन में जब वॉलेटिलिटी हाई होती है तो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी विल फॉल। तो इससे क्या होता है कि इक्विटी की वैल्यू गिर गई लेकिन डेप्ट की वही कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवरेज। मतलब देखो 100 रुपया उसने अपना खुद का लगाया था और मार्केट से 200 रुपया उठाया था, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डबल है। लेकिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने से इक्विटी वैल्यू में रिडक्शन आया और इक्विटी वैल्यू 50 हो गई। तो अब क्या हो गया, अब देखो लेवरेज क्या दिख रहा है, 4 टाइम्स दिख रहा है। पहले लेवरेज कितना था, 2 टाइम्स दिख रहा था, लेकिन अब लेवरेज 4 टाइम हो गया। तो जब किसी भी कंपनी का लेवरेज इंक्रीज़ हो जाता है उसका रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से कंपनी का वैल्यू गिर जाता है। क्लियर। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा हमें रिटर्न चाहिए, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो जितना ज़्यादा रिटर्न चाहिए उसके लिए तो हम लोग को कंपनी का शेयर प्राइस गिराना होगा।
कंपनी का जैसे ही शेयर प्राइस गिरेगा रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आज सपोज़ करो कंपनी का शेयर प्राइस 450 रुपये चल रहा है, एक्सपेक्टेशन 600 रुपये तक का जाने का है, ठीक है, लेकिन अब इसका शेयर का प्राइस टूट के 200 रुपया हो गया, लेकिन एक्सपेक्टेशन अभी भी 600 का है। तो देखो रिटर्न यहाँ पर 400 का है और यहाँ पर सिर्फ 150 का था। तो शेयर प्राइस के गिरने से हमारा जो रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो गया। रिटर्न क्यों इंक्रीज़ हुआ? बिकॉज रिस्क इंक्रीज़ हुआ। रिस्क इंक्रीज़ क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द लेवरेज इफेक्ट। कंपनी का इक्विटी रिड्यूस हो गया एंड द डेब्ट्स आर कांस्टेंट। तो लेवरेज इफेक्ट क्या बोलता है कि स्टॉक रिटर्न और वॉलेटिलिटी में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप है। स्टॉक रिटर्न एंड वॉलेटिलिटी में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, या फिर इनवर्स रिलेशनशिप है। अब ये देखो जो लोअर स्टॉक रिटर्न है, ठीक है, किसके वजह से? हायर वॉलेटिलिटी। हायर वॉलेटिलिटी स्टॉक रिटर्न्स आर लो। तो इसमें सबसे पहला रीजन क्या हो जाएगा? लेवरेज इफेक्ट। सबसे पहला रीजन हम लोग बोलेंगे लेवरेज इफेक्ट। एक और रीज़न है जो CAPM सपोर्ट करता है, वो क्या है? वो बोलता है कि जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, देखो वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज रिस्क इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ होता है तो जो शेयर का प्राइस है वो डिक्रीज़ होगा। अगर आज मैं किसी भी चीज़ को सपोज़ 100 का शेयर प्राइस है, मैं पहले उसको 10% से डिस्काउंट करता था, अब मैं उसी को 20% से अगर मैं डिस्काउंट करूँगा तो शेयर प्राइस क्या हो गया? शेयर प्राइस तो फॉल होगा। और जब शेयर प्राइस फॉल होता है तब जो मेरा रिटर्न है वो क्या होगा? वो हायर आएगा। हायर क्यों आएगा? क्योंकि मेरे पास अभी हायर वॉलेटिलिटी है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक रिटर्न बोल रहा है जो इंक्रीज़ होगा, वो कौन सा स्टॉक रिटर्न है? वो फ्यूचर स्टॉक रिटर्न है। मतलब जो हमें फ्यूचर में मिलेगा वो रिटर्न इंक्रीज़ हो गया क्योंकि सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियर? अब कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स है, जैसे कि अगर मैं कंपनी के प्रोडक्टिविटी रिस्क की बात करूं, प्रोडक्टिविटी अगर शॉक होता है, कंपनी का अगर प्रोडक्टिविटी गिरता है तो उसका शेयर प्राइस भी गिरेगा। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होता है तो शेयर प्राइस इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और जो कोरिलेशन है हमारा प्रोडक्टिविटी और शेयर प्राइस के बीच में, वो हाई होता है, रिलेटिवली हाई होता है। अब देखो लो बुक टू वैल्यू मार्केट रेशियो, ये लो किसका होता है? मतलब जो बुक वैल्यू है और जो मार्केट प्राइस है, अगर मैं उसके रेशियो की बात करूँ तो वो लो किसका होता है? वो लो होता है ग्रोथ शेयर का। कैसे? मैंने बताया था कि एक कंपनी का रियल में बुक वैल्यू 4 है, लेकिन उसका प्राइस अभी जो चल रहा है वो 16 चल रहा है, तो देखो कितना हुआ? 1/4। लेकिन अगर वही मैं वैल्यू शेयर की बात करूं तो उसकी बुक वैल्यू तो 4 है, लेकिन बाज़ार में जो प्राइस है वो सिर्फ 1 चल रहा है, तो कितना हुआ? 4 टाइम्स। तो लो किस में होगा? ग्रोथ शेयर में होगा। एक और क्वेश्चन, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट क्लास है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहे हाई हो या लो हो, लेकिन उसका जो रिटर्न है वो सेम रहेगा? तो ये था हमारा हाई यील्ड बॉन्ड्स। चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हाई हो या लो हो, इसका रिटर्न सेम रहेगा। स्टूडेंट्स, जैसे हमने CAPM पढ़ा था जो सिंगल फैक्टर इंक्लूड करता है, दैट इज़ मार्केट, अब हम लोग फार्मा एंड फ्रेंच मॉडल पढ़ेंगे। ये बेसिकली हमारा CAPM मतलब मार्केट भी इंक्लूड करता है और उसके अलावा 2 अलग फैक्टर्स है जो ये अपने साथ इंक्लूड करता है। क्लियर? तो CAPM के अंदर हमारे पास एक ही फैक्टर था, वो था मार्केट रिस्क फैक्टर। क्या था? मार्केट रिस्क फैक्टर। फार्मा फ्रेंच मॉडल में मार्केट रिस्क फैक्टर तो है, उसके अलावा 2 अदर फैक्टर्स भी है। एक है साइज फैक्टर और एक है वैल्यू और ग्रोथ फैक्टर। इन 3 फैक्टर को मिला के हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। क्लियर? देखो ये इतना बड़ा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये हालांकि है तो हमारा फ्रेंच मॉडल ही, बट आप इसको देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना।
इट्स वेरी इजी, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा नॉर्मल CAPM है, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो ये दो पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा SMB। इसको एकदम अच्छे से समझते हैं कि SMB क्या है। बेसिकली ये होता है स्मॉल माइनस बिग। मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला है ये हमारे फर्म की साइज को लेके बात कर रहा है, जो हमारा फर्म है उसकी साइज को लेके बात कर रहा है, साइज इन द फॉर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। बिग में क्या हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री। स्मॉल में क्या हो गया, JP एसोसिएट्स, छोटा कंपनी है और ये रिलायंस का है। तो आप बोलोगे कि सर छोटा माइनस बड़ा क्यों किया, छोटा माइनस बड़ा क्यों किया, ताकि हमारा वैल्यू पॉजिटिव आए। ये क्या निकाल रहा है, ये रिटर्न निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, रिटर्न निकाल रहा है। तो सर छोटी कंपनी में रिटर्न ज़्यादा आएगा बड़ी कंपनी के, ये ऑलरेडी मैंने बताया था। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर स्मॉल में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो स्मॉल माइनस बिग आएगा, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। अगर उसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बड़ी कंपनियों में है तो उसका ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव होगा, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न में उसको डाउनफॉल दिखेगा। क्लियर हो गया। ये जो पार्ट है ये किससे रिलेटेड है, साइज ऑफ द फर्म, मतलब उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं HML, ठीक है। तो ये बात करता है उसके बुक वैल्यू को रिलेटेड, किसके रिलेटेड, बुक वैल्यू। तो ये जो बुक वैल्यू है ना, हाई माइनस लो है, हाई माइनस लो। जैसे कि अगर आज मैं JP एसोसिएट या और कोई कंपनी की बात करता हूँ, ठीक है, तो उन कंपनियों का जो बुक वैल्यू होगा, बुक वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस इनका हाई होता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू कंपनी, वैल्यू कंपनी माइनस ग्रोथ कंपनी। जो रिटर्न होता है वो ज़्यादा किस में होता है, वैल्यू कंपनी में, और कम रिटर्न किस में आता है, ग्रोथ कंपनी में। इसीलिए हाई रिटर्न माइनस लो रिटर्न, ठीक है। उस हिसाब से ही हमने इनको अरेंज किया है। क्लियर। उनका ये कहना था कि छोटी कंपनियों से जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो बड़ी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो उनका पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये जो तीनों बीटा है ना, ये तीनों बीटा कांस्टेंट है, ठीक है। ये तीनों बीटा कांस्टेंट है। ये फार्मा फ्रेंच मॉडल बोलता है, बट एम्पेरिकल रिसर्च ने ये बताया कि ये जो बीटा है दे वेरी, और जब बुरा समय आता है, जब बैड टाइम आता है, तो ये जो बीटा है ये बीटा इंक्रीज हो जाता है। जो मॉडल है वो तो ये बोलेगा कि कांस्टेंट है, बट रियलिटी में ये कांस्टेंट नहीं है। क्लियर। तो फार्मा फ्रेंच मॉडल ने क्या कैप्चर किया, उन्होंने क्या कैप्चर किया, साइज भी कैप्चर कर लिया, उसके बाद उन्होंने वैल्यू को भी कैप्चर कर लिया एंड मार्केट को भी कैप्चर कर लिया। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, जैसे वैल्यू में इन्वेस्टमेंट करना एक स्ट्रेटजी था, ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करना एक स्ट्रेटजी था, वैसे ही मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी एक स्ट्रेटजी होता है। ये जो मोमेंटम स्ट्रेटजी है ना, ये क्या बोलता है कि अगर कोई शेयर प्राइस इंक्रीजिंग है तो हमें लगता है कि वो शेयर और इंक्रीज करेगा, आई विल इन्वेस्ट इन दिस। कोई शेयर प्राइस फॉल कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये और गिरेगा, तो मैं उस शेयर को सेल कर दूंगा, मैं उस शेयर को सेल कर दूंगा। ये होता है मोमेंटम। मतलब अगर शेयर इंक्रीज कर रहा है तो बाय, और अगर शेयर डिक्रीज कर रहा है तो सेल। क्लियर। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो वैल्यू है ये एक तरह से हम बोलते हैं कि ये स्टेबलाइजिंग है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट कैसा है, स्टेबलाइजिंग। और इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, नेगेटिव फीडबैक स्ट्रेटजी। नेगेटिव फीडबैक स्ट्रेटजी, नेगेटिव फीडबैक स्ट्रेटजी। तो एक्चुअली देखो क्या होता है, वैल्यू जब शेयर का प्राइस एकदम गिर जाता है, ठीक है, उसका वैल्यू एकदम, उसका प्राइस एकदम कम होता है, तब हम लोग परचेज़ करते हैं। लेकिन बाय मोमेंटम में
जब उसका दाम एकदम बढ़ रहा होता है तब हम लोग बाय करते हैं। ये दोनों बहुत डिफरेंट है, इसीलिए वैल्यू वाला हमें थोड़ा नेगेटिव फीडबैक दिखता है, वहीं मोमेंटम वाला हमें पॉजिटिव फीडबैक दिखता है। ठीक है, वैल्यू वाला स्टेबलाइजिंग है, आपका शेयर एक तरह से स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम लोग मोमेंटम वाले को बोलते हैं वो एक तरह से डीस्टेबलाइजिंग है। कैसा है? डीस्टेबलाइजिंग। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स हम फार्मा फ्रेंच मॉडल में हम लोग मोमेंटम को भी ऐड कर देते हैं। मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं WML से, मतलब विनर माइनस लूज़र। विनर कौन? जो इंक्रीज हो रहा है। लूज़र कौन? जो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, प्लस बीटा किसका? WML का, एक्सपेक्टेड WML। ये अब हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ तक हमें फार्मा फ्रेंच मॉडल विच इंक्लूड मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्लियर हो गया है। कुछ एक दो ठो छोटा पॉइंट है जो इसके साथ ही मैं कवर अप कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, जो मोमेंटम रिस्क है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। सबसे पहला तो जो टेंडेंसी होता है इन्वेस्टर का टुवर्ड्स द क्रैश, जब मार्केट क्रैश होता है उसके तरफ क्या टेंडेंसी है। दूसरा जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी होती है और गवर्नमेंट का जो रिस्क होता है। ठीक है, गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी एंड गवर्नमेंट रिस्क। और मैक्रो फैक्टर्स, क्या है? मैक्रो फैक्टर्स। मैक्रो फैक्टर्स क्या क्या इंक्लूड करता है? ये हमारा बिजनेस साइकिल, शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, लिक्विडिटी क्या है, ये सब। देखो कभी कभी जब हम लोग बिहेवियरल की बात करते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर का बिहेवियर होता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है? दो रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, एक तो होता है कि ओवर रिएक्ट, मतलब ओवर रिएक्शन हो जाता है, और एक हो जाता है अंडर रिएक्शन। ओवर रिएक्शन बोलने का मतलब क्या है कि सपोज़ करो कि कोई इन्वेस्टर है और वो एक कंपनी के लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, और ये नॉर्मली जो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट वो लोग रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर हेज फंड मैनेजर्स ही होते हैं। और उनको शेयर में कोई पॉजिटिव साइन नज़र आया, शेयर में किसी भी तरह का पॉजिटिव साइन नज़र आया, और वो उसमें अपना क्या बोलते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, और इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट होने के वजह से वो क्या करते हैं? ओवर रिएक्ट करते हैं और प्राइस को इतना ऊपर ले जाते हैं जितना उस शेयर की फंडामेंटल कैपेसिटी भी सपोर्ट नहीं करती, बट फिर भी वो उसको इतना कॉन्फिडेंटली ऊपर लेकर जाते हैं कि वो अबव द फंडामेंटल प्राइसेस, अबव द फंडामेंटल वैल्यू चला जाता है। क्लियर? यहाँ पर ना अंडर रिएक्शन में ना दो तरह के इन्वेस्टर हैं। एक तो जो खाली न्यूज़ में कुछ दिखाया उस पर ट्रेड कर लिया, या फिर न्यूज़ को एकदम ही छोड़ दिया, या फिर एक ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इन्फॉर्मेशन पर ट्रेड करता है। मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों एक चीज़ इग्नोर कर रहे हैं, वो है उनका फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन। जो भी कंपनी का फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है वो उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसके वजह से वो इन्फॉर्मेशन पार्शियली इनकॉर्पोरेट हुई शेयर प्राइस में। सपोज शेयर प्राइस 100 चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आया जिसके वजह से उसको 150 हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 120 ही हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ओनली पार्शियल इन्फॉर्मेशन ही इनकॉर्पोरेट हो पाया, पूरा इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ओवर रिएक्ट हो गया। 100 का शेयर 150 होना चाहिए था, लेकिन 190 हो गया। 100 का शेयर 150 हो जाना चाहिए था, लेकिन 120 ही हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग पास्ट में ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, अभी जो प्रेजेंट फंडामेंटल्स है उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ये दोनों क्या है? ये दोनों बिहेवियरल डिसीजंस होते हैं, ओवर रिएक्शन एंड अंडर रिएक्शन। तो अगर मैंने शेयर का प्राइस 100 का 150 होना चाहिए था, या तो मैंने उसको 120 कर दिया या 190 कर दिया, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। लेकिन जब हम लोग लॉन्ग टर्म में आते हैं तो उसका शेयर प्राइस अपने आप 150 आ जाता है। क्लियर? तो लॉन्ग रन में हम लोग उसकी जो रियल फंडामेंटल वैल्यूज़ है वहाँ पर आ जाते हैं। क्लियर? चलो चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं, वो है वॉलेटिलिटी रिस्क। देखो वॉलेटिलिटी रिस्क को मैनेज करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे।
कि आप ये 2 तरीके फॉलो कर लीजिए, आपका वॉलेटिलिटी मेकअप हो जाएगा। एक तो मैंने बताया था कि जो लो वॉलेटाइल एसेट्स है जैसे कि हमारे बॉन्ड्स, आप उसमें इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, लो वॉलेटाइल एसेट्स, ये एक तरीका है वॉलेटिलिटी रिस्क को मिटिगेट करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन ले लीजिए, वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन ले लीजिए, मतलब ऑप्शंस ले लीजिए आप। अगर आपने कोई रिलायंस का सपोज शेयर परचेज किया हुआ है तो आप पुट ऑप्शन ले लीजिए, ऊपर जाने से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो सिर्फ नीचे जाने से प्रॉब्लम है, पुट ले लीजिए। या फिर सपोज कीजिए आपने आईटीसी का शेयर शॉर्ट करके रखा हुआ है, आपको नीचे जाने से तो दिक्कत नहीं है, ऊपर जाने से दिक्कत है ना, कॉल ऑप्शन ले लीजिए। तो ये एक तरह से क्या है, आपके लिए प्रोटेक्शन है। अगर आप ये दोनों फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो वॉलेटिलिटी रिस्क है वो मिटिगेट हो जाता है। क्लियर? देखो, वॉलेटिलिटी से सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पैक्ट होता है तो वो इक्विटी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉन्ड बिल्कुल ही नहीं होगा, बॉन्ड्स होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि बॉन्ड्स आर एकदम सेफ हेवन है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो बॉन्ड्स है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दे आर लेस वॉलेटाइल एज कम्पेयर टू द इक्विटी, बॉन्ड्स वॉलेटाइल होते हैं। क्लियर? जो विक्स है हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये बेसिकली एक तरह से जो अनसर्टेनिटी रिस्क है उसको भी कैप्चर करता है। क्लियर? एंड बोथ विक्स एंड द अनसर्टेनिटी रिस्क दे बोथ आर हाईली कोरिलेटेड। क्लियर? अब अगर सपोज करो कि किसी को वॉलेटिलिटी प्रीमियम खाना है, तो इसका ये समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो एलआईसी क्या करती है, वो आपसे प्रीमियम लेती है और जब अगर आप कभी मर जाते हैं तो फिर आपको एक टोटल अमाउंट सम एश्योर्ड मिलता है। ठीक है, तो क्या कर रही है एलआईसी, प्रीमियम 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 खा रही है, कभी कुछ वॉलेटाइल घटना हो गई तब आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो आप भी ऐसे ही वॉलेटिलिटी प्रीमियम अर्न कर सकते हैं। कैसे? जो आउट ऑफ द मनी कॉल या फिर आउट ऑफ द मनी पुट, आप इन दोनों को सेल कर दीजिए। जब आप इन दोनों को सेल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा। अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं रहता है तब आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर किसी दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो वॉलेटिलिटी प्रीमियम सिर्फ उन्हीं को ही लेना चाहिए जो बहुत बड़े लॉस को मेकअप कर सके। क्लियर? तो अगर मैं वॉलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम बोलूं तो क्या होता है, गामा इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एम स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा होता है वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इन्वेस्टर का रिस्क एवर्जन होता है। तो जितना ज़्यादा रिस्क एवर्जन होगा उतना ज़्यादा तुम्हें रिस्क प्रीमियम चाहिए होगा। क्लियर? चैप्टर का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, दैट इज लॉस एवर्जन इन मेंटल अकाउंटिंग। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको बेसिकली जो लॉस होता है वो ज़्यादा दुखदायक होता है, मतलब उनसे उनको ज़्यादा परेशानी होती है। गेन में उनको इतना मज़ा नहीं आता जितना लॉस होने से उनको दुख होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना, दे आर लॉस एवर्जन। इन्वेस्टर्स कैसे हैं, लॉस एवर्जन। दे डिसलाइक द लॉस मोर देन द दे लाइक द गेन। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, जो इन्वेस्टर्स है ना, वो सपोज 5 शेयर परचेज किया, रिलायंस किया, इन्फोसिस किया, टीसीएस किया, आईटीसी किया और टाटा मोटर्स किया। उसको सपोज टाटा मोटर्स में लॉस हो गया, तो वो उस लॉस को देखेगा, ये नहीं देखेगा कि मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है। मतलब वो जो अकाउंटिंग करता है वो अकाउंटिंग कैसे होता है, इंडिविजुअल करता है रेदर देन द पोर्टफोलियो बेसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल अकाउंटिंग। ठीक है, तो हम लोग ने चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। यू कैन जस्ट मेक द नोट्स एंड यू कैन रिवाइज इट बिफोर द एग्जाम। एंड इफ़ यू रियली लाइक द लेक्चर्स, प्लीज़ hit the like button, share it with your friends. Don't forget to subscribe the channel and give your comment. Basically, these comments are really helpful to me, what you really want, so that I can give you that. Okay, thank you students.